नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 3 का पाठ 16 है पानी की कहानी। पानी की कहानी जो लेखक है उन्होंने बहुत ही रुचिकर तरीके से कि पानी की उत्पत्ति कैसे हुई, पानी किस किस रूप से बनता है, कैसे वह ज़मीन के अंदर सोखा जाता है, कैसे फिर बाहर आता है, उसकी कितनी अवस्थाएं हैं, कैसे जलीय रूप में है, वाष्पीय रूप में या ठोस रूप में आ जाता है। बहुत रोचक तरीके से लेखक रामचंद्र तिवारी ने बताया है। एक ओस की बूंद जैसे ही उनके हाथ पर आकर गिरती है, मानो उससे वार्तालाप करते हैं, और उस वार्तालाप के दौरान उन्हें जो समझ आता है कि पानी अपनी क्या कहानी बता रहा है, वह बूंद अपनी क्या कहानी बता रही है, उसी को अपनी कल्पना के माध्यम से इस रचना में उन्होंने हमारे सामने रखा है। तो पानी की कहानी बहुत रोचक तरीके से लेखक ने लिखी है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं पानी की कहानी। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। लेखक कहता है कि जैसे मान लो भ्रमण के लिए किसी भी चीज़ के घर से बाहर निकला है और कोई बेर की झाड़ियाँ हैं, वहाँ पर एक बूंद उसके हाथ पर आकर गिरती है, जैसे कोई मोती आकर गिर जाए। मोती जैसे आकार के एक बूंद उसके हाथ पर पड़ती है। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा, पर जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई, वो हैरान हो गया कि कैसे वो बूंद जो है कलाई से हथेली पर आ गई। उसने अपना हाथ तिरछा किया होगा तो बूंद सरक गई, तो वो हैरान हो जाता है। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। जैसे ही लेखक ने उस बूंद की ओर देखा तो वह एक जगह पर रुक गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झंकार सुनाई देने लगी, जैसे किसी ने सितार बजा दी हो, उसकी मधुर ध्वनि सुनाई दे रही हो। तो लेखक को ऐसा लगा कि जैसे कहीं सितार बज रहा है, बहुत मधुर आवाज़ उसे सुनाई देने लगी। क्या हुआ? मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा, कि कोई व्यक्ति है, कहीं सितार बज रहा होगा, इसलिए मुझे आवाज़ें आ रही हैं। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। यह आवाज़ तो मेरी हथेली पर जो बूंद गिरी हुई है वहीं से आ रही है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए हैं, कि बूंद जो है दो टुकड़ों में हिस्सों में बढ़ चुकी है, और वे दोनों हिल हिल कर जब आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं, यह स्वर, कौन सा स्वर? जो उसे सुनाई दिया, सितार के तारों जैसा स्वर उत्पन्न कर रहे हैं। और क्या लगा उसे, क्या कह रहे हैं? मानो बोल रहे हों, कि वो बातचीत कर रहे हैं। उसी सुरीली आवाज़ में मैंने सुना, सुनो सुनो, कि वो बातें करते क्या कह रहे, सुनो सुनो। मैं चुप था, लेखक कुछ नहीं बोल रहा था। फिर आवाज़ आई, सुनो सुनो। अब मुझसे न रहा गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। कि कहो, क्या कहना चाहते हो? ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली। ओस की बूंद बड़ी खुश हो गई कि इस व्यक्ति ने मेरी बात का जवाब दिया। वह बोली, मैं ओस हूँ। मैंने कहा, जानता हूँ। लेखक बोला, मुझे मालूम है कि तुम ओस की बूंद हो। लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी, कि लोग मुझे इस नाम से भी जानते हैं। तो लेखक ने फिर जवाब दिया, मालूम है, कि मुझे पता है। मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ, कि जो बेर की झाड़ी यहाँ है ना, उस पेड़ से आकर मैं तुम्हारी कलाई पर गिरी हूँ। अब लेखक क्या कहता है, झूठी। मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है, कि जो बूंद आकर मेरे हाथ पर गिर गई, तो बेर के पेड़ से कैसे आ सकती है? फिर वो कहती है, बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो, कि जब मैंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया तो मानो उसे दुख हुआ इस बात का कि मैं उसकी बात उसे झूठा क्यों सोच रहा हूँ। फिर बोली, सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। अब वह उसको विश्वास दिलाना चाहती है कि बेर के पेड़ की झाड़ी से जो गिरी है वो कैसे गिरी है, तो उसी की भूमिका बना रही है, बता रही कि कैसे वहाँ तक पहुँचती है। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई, कि ज़मीन में जब वह पानी में सोखी गई तो यहाँ वह ढूंढ रही थी वह, कि किसी ने उसे एकदम पकड़ लिया। अब वो पकड़ने वाला कौन है, इसके बारे में बताएगी। मैंने पूछा, कैसे? वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है, कि जितना पेड़ हमें बाहर दिखाई देता है वैसे ही उसकी जड़ें बहुत गहरे तक ज़मीन में होती हैं। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए। जो जड़ें जब अंदर होती हैं तो मेन रूट होती है, फिर उसकी छोटी छोटी और जड़ें निकलती हैं, फिर रोएं जैसे बाल होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही रोएं जो निकल जाते हैं, ज़मीन में फैले होते हैं। वे रोएं बड़े निर्दयी होते हैं, कहते उन्हें बिल्कुल दया नहीं होती।
मुझ जैसे असंख्य जलकणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। जब धरती पर वो गिरती हैं तो ज़बरदस्ती वो पृथ्वी में जब पानी होता है वो रोए उसे खींच लेते हैं उन जलकणों को। और पेड़ को तो कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं, एकदम कुछ तो बूंदें ऐसी होती हैं जिन्हें पेड़ एकदम से सोख लेता है और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। और जो कुछ पानी में तत्व होते हैं, खनिज लवण होते हैं जिसे आप न्यूट्रिएंट्स में भी पढ़ते हैं, वो सभी वो छीन लेता है कि पेड़ उसे ले लेता है, ग्रहण कर लेता है और फिर पानी को बाहर छोड़ देता है। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा, मानो ये कहते हुए उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और घृणा भी हो रही थी कि पेड़ उसके साथ ऐसा करता है, तो वह कांप उठती है जैसे गुस्से में कोई भी व्यक्ति कांप जाता है। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राणनाश किए हैं। कि जब मैं और मेरे असंख्य बंधु बांधव, क्योंकि जल की अनेक और कण, बहुत सारी बूंदें, बहुत सारा पानी जब पौधों को मिलता है तब वो इस रूप में आते हैं, तो वो अपने आप को खत्म करते हैं। जल अपना जीवन नष्ट करता है तो पौधों को ये रूप देता है, वह बताती है। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। मैं कौन? लेखक। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को, जो भूमि में मिनरल्स होते हैं वो पानी में मिक्स हो जाते हैं, भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी, यहाँ वहाँ घूम रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। कि एक रोया जो है जड़ का, उसे मेरा शरीर छू गया। मैं कांपी। उसने कोशिश की, दूर भागने का प्रयत्न किया कि बच जाए, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। लेकिन अगर एक बार रोए में हम फंस गए तो हम सोख लिए जाते हैं। मैं रोए में खींच ली गई और वह भी जड़ के रोए में सोख ली गई। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा हो। कैसा है कि जल की बूंदों से पहले, जो इस ओस की बूंद से पहले कुछ और ओस की बूंदें जलकण खींचे गए थे तो वो उससे ऊपर थे, कुछ उसके बाद हैं जो जलकणों को सोखा जा रहा है, तो वह उन दोनों के बीच में है। तो उसे ऐसा लगा मानो ऊपर से तो कोई हाथ पकड़कर उसे ऊपर की ओर खींच रहा है कि आगे बढ़ो। क्यों? ताकि नीचे से जो प्रेशर लग रहा है, दबाव लग रहा है, वो अपना स्थान ग्रहण करना चाहते हैं। उन जलकणों को भी स्थान चाहिए, तो उसे लगा कि ऊपर से कोई आगे की ओर खींच रहा है। मेरा एक भाई भी वहाँ लाया गया। जलकण उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच पिस चली। मैं लगभग 3 दिन तक यह सांसत भोगती रही। सांसत मतलब कष्ट में रही, पीड़ा, कि वो इन दोनों के बीच में पिसती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर, पत्तों में जो छिद्र होते हैं, पोर्स जिसे आप बोलते हैं, उनमें से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वो भागी। मैंने सोचा कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, जैसे ही पत्ते की सतह पर पहुंचूंगी मैं वहां से उड़ जाऊंगी। लेकिन क्या हुआ? परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं। कि जब सूर्य का ताप मिलता है तो उसकी जो बूंदें होती हैं वह वाष्प बनकर उड़ जाती हैं, इवेपोराइज हो जाती हैं, उड़ जाता है जल। तो अब सूरज है नहीं, ढल चुका है, शाम हो गई है, तो वह उड़ नहीं पाती है। तो कहती है वायुमंडल में इतने जलकण इधर उधर तैर रहे थे कि मेरे लिए वहाँ स्थान ही नहीं है। कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारे जलकण ऑलरेडी हैं, तो उसके लिए वह सूख कर उड़कर कहाँ जाए, और ना ही सूर्य है, तो बहुत कठिन है उसके लिए। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही पड़ी रही। कि जो पत्तों पर वह पड़ी थी वहीं वह पड़ी रही सिकुड़ी हुई, कि ताकि जब सूर्य निकले तो वह उड़ सके। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। कि जैसे तैसे मैं अपनी जान बचाऊं। अपनी जान बचाने के लिए जो ओस की बूंद है बेर की झाड़ी के जिस पत्ते पर थी वहाँ से उसकी कलाई और कलाई से उसकी हथेली पर आ जाती है। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। अब जो ओस की बूंद ये कहानी उसे बता रही है, उस लेखक कहता है मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा। हैरान भी था, दुखी भी था, परेशान भी था उसके साथ साथ। कि जब तक तुम मेरे पास आई हो कोई पत्ता तुम्हें न छू सकेगा। उसे उसके साथ संवेदनशीलता उस महसूस करता है कि वह उसके साथी बनना चाहता है, उसे कष्ट से बचाना चाहता है। तो कहता है कि जब तक तुम मेरी हथेली पर हो तुम्हें कोई नहीं छू सकता है।
तो ओस क्या जवाब देती है, भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है कि मैं तुम्हारा आभार व्यक्त करती हूँ। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ, कि जब तक सूरज नहीं निकलता केवल तब तक मेरी रक्षा करो। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी, अर्थात मैं उड़ जाऊँगी। एवेपोराइज़र के वाष्पीकरण उसका हो जाएगा। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है, अनेक घटनाओं से भरा हुआ मेरा जीवन है। तो मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा, कि मुझे संभालते संभालते तुम्हारा हाथ दुखने लग जाए, ऐसा नहीं होगा जब तुम मेरी कहानी सुनोगे। तो आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं। अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि उसने अपनी क्या कहानी लेखक को सुनाई। तब तक के लिए धन्यवाद।